हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की पर्यावरण एवं परिस्थिति की क्विज वीक जो है इसकी हम लोग वीडियो स्टार्ट किए हैं। प्रीवियस मतलब ये जो है अष्टम संस्करण का, ठीक है, जो 2023 या 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और पर्यावरण एवं परिस्थिति से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की वेटेज रहता है, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन यानी कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है। तो मान के चलिए 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें भी लगभग 15-16 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इससे, ठीक है। तो ये जो होता है और सब्जेक्ट की अपेक्षा ज़्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं होता है, मतलब आप पढ़िएगा तो टू द पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि इसको अच्छा से कर लेते हैं तो आप लोगों को लगभग 15 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। और इसकी जो लाइन बाय लाइन मैं कराऊँ या फिर जो इम्पोर्टेंट है वही सब कराऊँ उसका नोट ये करके, ये तो बुक से लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किस टाइप का आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है। लाइन बाय लाइन चाहिए या तो जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो इसकी देखेंगे हम लोग, इसकी वीडियो अपलोड पार्ट 1 हो चुका है, वो आप लोग देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, लिंक, वो आप जाके देख सकते हैं उसकी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आता है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सब जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सब जो पूछा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। यूपीएससी, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। इसी प्रकार जो प्री में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है पर्यावरण एवं परिस्थिति की हम लोग स्टार्ट किए हैं और ये इसका पार्ट 2 है। अगर यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो क्या करूँगा मैं, इसकी जो वीडियो है वो क्या करूँगा, एक पार्ट में ही कंप्लीट, एक चैप्टर एक पार्ट में कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किस प्रकार आप लोगों को चाहिए, ठीक है, वीडियो। तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिए। और इसका जो है अभी लाइन बाय लाइन कराऊंगा, वैसे चाहिए या तो इसका जो इम्पोर्टेंट है जो चीज़ उसको फिर नोट करके उसके कराऊं, ठीक है। पहले का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग करेंगे प्रकाश, ठीक है, लाइट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके थे ऊर्जा के संघटक, ठीक है, एनर्जी कंपोनेंट्स, ये सब हम लोग देख चुके थे। जो एनर्जी के कंपोनेंट्स जो होता है सन ही होता है, ठीक है। सन के द्वारा क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये देख चुके थे। जो सूरज होता है सौर ऊर्जा, उससे क्या होता है, पौधा में आता है, पौधा अपना भोजन तैयार करता है, वहाँ से फिर अदर जितना भी है वहाँ पे कन्वर्ट होता है, जैसे शाकाहारी हो गया ये सब, ठीक है। तो हम लोग देख चुके थे शाकाहारी या मांसाहारी जो भी जीव होते हैं उसमें पौधा से अपना भोजन वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद पौधे अगर यदि मर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपघटन हो जाता है। अपघटन होने के बाद उससे क्या होता है, मृदा में मिल जाते हैं, ठीक है, मृदा तत्व, और जल में वो बदल जाते हैं, या उसे CO2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाते हैं, ठीक है। या तो उससे क्या होता है, शाकाहारी या मांसाहारी जंतु वहाँ से फल वगैरह जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसको खाने में उसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद जब मांसाहारी जीव जंतु का डेथ होता है तो क्या होता है, मृत्यु होता है, तो अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है और फिर से मृदा में मिल जाते हैं, या तो वायु और ये मिलता है। ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर यदि आप नहीं देखे हैं इसकी फर्स्ट पार्ट का वीडियो तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो इससे जितना भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो सारा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अच्छा से वीडियो, और लास्ट में इसकी जो क्वेश्चन है वो खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे हम लोग लाइट, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का क्या महत्वपूर्ण है, क्या योगदान है इन्वायरमेंट में, ठीक है, पर्यावरण में प्रकाश की क्या योगदान है, ये हम लोग देखेंगे। पर्यावरण क्या होता है ये बता देंगे। पर्यावरण जो होता है जैविक और अजैविक का सम्मिलित रूप को, ठीक है, मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। जिसमें क्या हो गया, नदी नाला पहाड़ पर्वत ये सारा जी मिट्टी, ठीक है, ये सब क्या है, अजैविक हो गया। और जैविक में जीव जंतु, ठीक है, पादप, ठीक है, सूक्ष्म जीव, ये सब आ गया। तो इस प्रकार उसका जो मिश्रित रूप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। तो आज देखेंगे हम लोग प्रकाश। प्रकाश एक क्या है, अजैविक घटक है, ठीक है, पर्यावरण का एक अजैविक घटक है। तो इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है पर्यावरण के लिए, ये देखते हैं। पृथ्वी पर अवस्थित प्राय सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो पृथ्वी पर जितना भी जीव है सभी के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है, प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूर्य पर ही डिपेंड है। सूर्य की ऊर्जा ही अंतिम स्रोत है, ठीक है।
सौर स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश एवं लंबी तथा सूक्ष्म तरंगे विकिरण से निर्मित होते हैं। सौर स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कच का टुकड़ा वगैरह ले लिए, स्पेक्ट्रम बना हुआ रहता है, वहाँ से अगर यदि सूर्य का प्रकाश परावर्तित किया जाएगा तो वो क्या होता है? 7 कलर में डिवाइड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सौर स्पेक्ट्रम, ठीक है। सूर्य द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनता है उसका 7 कलर में डिवाइडेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सौर स्पेक्ट्रम। जैसे इंद्रधनुष भी एक क्या है? नेचुरल प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। दृश्य प्रकाश एवं लंबी तथा सूक्ष्म तरंगे विकिरण से निर्मित होते हैं। तो इसका जो प्रकाश एवं लंबी, ठीक है, दृश्य प्रकाश, तो इसमें जो स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर होता है वो दिखाई देते हैं दृश्य, ठीक है, स्पेक्ट्रम में। उसकी जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? लंबी तथा सूक्ष्म तरंग विकिरण से निर्मित होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं रेड कलर का क्या होता है? जो रेड प्रकाश होता है, विकिरण होते हैं, उसका क्या होता है? वेवलेंथ, जो तरंगधार होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जो वायलेट यानी कि बैगनी होता है उसका क्या होता है? कम होता है ना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये डायग्राम देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पैरावैगनी किरणें पाई जाती है। देख लीजिए, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सब आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। यहाँ पे जो सूक्ष्म तरंग विकिरण होते हैं, सूक्ष्म तरंग विकिरण होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? कौन कौन सा? कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पैरावैगनी किरणें पाई जाती है। तो सूक्ष्म तरंग विकिरण, ठीक है, सूर्य की जो सूक्ष्म तरंग विकिरण है उसमें कौन कौन सा किरणें पाई जाती है? कॉस्मिक किरण, एक्स किरणें और बैगनी किरणें, ये 3 किरणें पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। सूक्ष्म तरंग विकिरण में कौन कौन सा किरणें पाई जाती हैं? कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, पैरावैगनी किरणें पाए जाते हैं, जिनका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? 400 नैनोमीटर से कम होता है। 400 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। यानी कि 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 10⁻⁹ से तो आएगा, ठीक है। तो ये नैनोमीटर 400 नैनोमीटर से कम होता है। ये जितना भी किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें या पैरावैगनी किरणें, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, जो रेंज होती है, वेवलेंथ, वो क्या होता है? 400 नैनोमीटर से कम होता है। आगे देख सकते हैं प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है, वे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाती है। और प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य, ठीक है, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है उसका जो दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि जो कलर होता है उसमें जो स्पेक्ट्रम का आगे बढ़ते हैं उसका जो जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से 700, देख लीजिए 400 से छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोले? 400 नैनोमीटर से सूक्ष्म तरंग विकिरण, जिसमें सूक्ष्म तरंग विकिरण, ठीक है, सूक्ष्म तरंग विकिरण जो होता है 400 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य के विकिरण होते हैं। और इसमें कौन कौन सा किरणें पाए जाते हैं? कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें पाए जाते हैं। लेकिन जिसमें क्या होता है? स्पेक्ट्रम का वैसे दृश्य स्पेक्ट्रम या प्रकाश जिनका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है, यानी 400 से 700 के बीच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं किसको? जिसका वैसे स्पेक्ट्रम जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे देख सकते हैं साथ ही आवरक तरंगदैर्घ्य इंफ्रारेड वेवलेंथ 740 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं। तो आवरक तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं? जिसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 740 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। 740 नैनोमीटर से ज़्यादा जिसका तरंगदैर्घ्य होता है, जिस विकिरण का तरंगदैर्घ्य होता है, उसको हम लोग आवरक तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। समताप मंडल, ये देख लीजिए, ये भी याद रखिएगा। समताप मंडल में स्थित ओजोन द्वारा पैरावैगनी तरंगदैर्घ्य विकिरण जिसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई 100 नैनोमीटर से 400 का होता है, 100 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच होता है, जो ओजोन पैरावैगनी तरंगदैर्घ्य विकिरण होते हैं। क्या? ओजोन द्वारा पैरावैगनी तरंगदैर्घ्य, ठीक है। समताप मंडल में देख लीजिए एक क्या होता है? विक्षोभ मंडल ऊपर जाएंगे क्या मिलेगा हम लोग को? समताप मंडल वायुमंडल में, ठीक है। समताप मंडल, जो समताप मंडल होते हैं वहाँ पे क्या होता है? ओजोन द्वारा पैरावैगनी, ठीक है, ओजोन द्वारा पैरावैगनी तरंगदैर्घ्य विकिरण को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है, अवशोषण करता है, जिसकी जो तरंगदैर्घ्य की लंबाई होता है वो कितना होता है? 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है, का तेजी से अवशोषण करता है। तो ये क्या होता है? समताप मंडल में ये जो तरंगदैर्घ्य विकिरण होता है वो क्या करता है? समताप मंडल में स्थित ओजोन
दोहरा ओजन क्या करता है, जो परावैंगनी तरंगदैर्घ्य होता है उसको ओजन क्या करता है, ये परावैंगनी तरंग को क्या करता है, अवशोषित करता है, तेजी से अवशोषित हो जाता है, मतलब वो अवशोषित करता है, ये अवशोषित होता है। इस कारण परावैंगनी विकिरण का सिर्फ अल्प भाग ही पृथ्वी तल तक पहुंचता है। तो ओजन क्या करता है, जो परावैंगनी किरण 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वो जो पृथ्वी की ओर आता है उसको क्या करता है, ओजन तेजी से अवशोषित करता है, उसको अपने आप में क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण जो विकिरण जो होते हैं वो क्या होता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं, या तो पहुंचते भी हैं तो बहुत अल्प मात्रा में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पहुंचते हैं। तरंगदैर्घ्य के आधार पर परावैंगनी विकिरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तरंगदैर्घ्य के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा क्या है, तरंगदैर्घ्य के आधार पर जो परावैंगनी किरणें होते हैं वो क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग यहाँ पे देखें 100 से 400 नैनोमीटर के बीच का जो तरंगदैर्घ्य होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं, ये भी आपस में 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट का हम देखें तो देख सकते हैं यूवी यानी कि अल्ट्रा वायोलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, ठीक है, यूवीसी अल्ट्रा वायोलेट सी, जिसका क्या होता है 100 से 280 नैनोमीटर के बीच में होता है यूवी, ठीक है। यूवी ये 3 प्रकार के होते हैं जो परावैंगनी किरण, तो ये क्या होता है, फर्स्ट यूवी सी है जो 100 से 280 नैनोमीटर होता है, और सेकेंड टाइप का जो यूवी है यानी कि अल्ट्रा वायोलेट है उसको हम लोग बी से जानते हैं, ठीक है, बी नाम से 280 से 320 नैनोमीटर के बीच होता है, कितना, 280 से 320 नैनोमीटर के। उसके बाद थर्ड है यूवी ए 320 से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ये जो है अल्ट्रा वायोलेट ए 320 से 340 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है जो हम लोग आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी वायोलेट, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, ये क्या है, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो है 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर, और ये 10⁻6, ठीक है, 10⁻6, और ये 10⁻3 1 मीटर, और 10⁻0, ठीक है, ये माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, और ये 10⁻1 यानी कि 1 मीटर, 10⁻0 ये हम लोग का क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो इसकी रेंज आप लोग देख सकते हैं, ये जो है रेंज किस प्रकार इसकी रेंज है, ये देख सकते हैं 400 नैनोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम 700 नैनोमीटर, 400 टू 700 नैनोमीटर ये विजिबल लाइट है, ठीक है, देख लीजिए ये हल्का विजिबल होगा क्योंकि इसका रेंज कम है, और इसके बाद ये जाएगा, सबसे ज़्यादा जो दिखाई देगा वो क्या होता है हम लोग का रेड कलर का 700 नैनोमीटर तक। तो इस प्रकार ये क्या है हम लोग का प्रकाशीय स्पेक्ट्रम है, किसी भी जो प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो स्पेक्ट्रम से पार होगा, तो स्पेक्ट्रम से पार होने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लेयर देख सकते हैं, ये इसकी लेयर गामा रे, ठीक है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये सब। उसके बाद अल्ट्रा वायोलेट, इंफ्रारेड, तो ये सब इसका क्या है रे सब यहाँ मिलता है जो हम लोग आगे पढ़ चुके, ठीक है, जो कि क्या होता है ये सब जो होता है कॉस्मिक 400 से कम में दिखाई देते हैं, ठीक है, नैनोमीटर से कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों में से यूवी अल्ट्रावायोलेट सी विकिरण घातक होती है, सबसे जो घातक होती है तीनों यूवी सी, यूवी बी और यूवी सी में से यूवी सी विकिरण जो होता है सबसे अधिक घातक होता है, साथ ही यूवी बी भी जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। यूवी बी भी घातक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक कौन सा होता है, यूवी सी होता है। पौधों पर प्रकाश का प्रभाव, पौधों पर प्रकाश का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है इसके बारे में देखेंगे पौधों पर, ठीक है, क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तो पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम नहीं होगा तो क्या होगा, भोजन नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, फ्रूट फल वगैरह नहीं होगा, और वो नहीं हो पाएगा तो जितने भी जीव जंतु है अपने भोजन के लिए पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो पौधे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सौर प्रकाश यानी कि पौधों पर जो प्रकाश का पड़ना। तो देखते हैं पौधों के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तीव्रता और अवधि, ठीक है, तीव्रता कितना तीव्रता से पड़ सकता है, और अवधि जो पीरियड होता है दिन की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है।
अक्षांश तथा दिन के समय के अनुसार प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होते रहते हैं। अलग अलग अक्षांश में जो सूर्य का जो होता है अलग अलग मतलब कभी पूरा सीधा पड़ता है, कभी कम पड़ता है, तो क्या होता है अक्षांश और दिन के समय का अनुसार प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होते हैं। जैसे ठंडा दिन में क्या होता है कम सूर्य का प्रकाश पड़ता है, गर्मी दिन में ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या है अक्षांश, अक्षांश के कारण होता है। और दिन, ठीक है, दिन के समय के अनुसार दिन में क्या होता है दोपहर में सबसे ज़्यादा धूप पड़ेगा, सुबह में कम, शाम में कम, तो ये क्या होता है तीव्रता का जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है अक्षांश पर डिपेंड करता है और दिन पर डिपेंड करता है। ध्यातब्द है कि प्रकाश द्वारा पौधे में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि तथा प्रजनन प्रभावित होते हैं। तो प्रकाश द्वारा ही पौधों में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम और उसकी जो वृद्धि करने के जो वृद्धि करते हैं प्रकाश के कारण ही वृद्धि करते हैं। प्रजनन, जैसे कोई हम लोग बीज लगा दिए तो क्या होगा अंकुरित होगा और धीरे धीरे वो वृद्धि होगा। जब तक उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, अगर यदि उसको हम किसी से ढांक के रख दें तो क्या होता है उसका वृद्धि ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी है। और प्रजनन के लिए भी जब वृद्धि नहीं होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो प्रजनन कहाँ से होगा। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश क्या करता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम वृद्धि और प्रजनन को प्रभावित करता है पौधों में। प्रकाश पुष्पन, बीज अंकुरन और पादप वृद्धि, यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज पुष्पन, बीज अंकुरन और पादप वृद्धि आदि क्रियाओं की मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर यदि प्रकाश नहीं पड़ेगा तो पुष्प वहाँ पे लगेगा नहीं, पुष्पन नहीं होगा पेड़ पौधों में, बीज का अंकुरन भी नहीं होगा और पादप, क्योंकि एक निश्चित ताप चाहिए, ठीक है, अंकुरित होने के लिए बीज के लिए, और अंकुरित अगर हो भी गया कुछ ताप के कारण तो सूर्य के प्रकाश उस पर नहीं पड़ेगा तो वृद्धि नहीं करेगा, भोजन नहीं बनाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुख्य भूमिका निभाते हैं। पौधों तथा फसलों में पुष्पन और फलन जैसी क्रियाएं प्रकाश की अवधि द्वारा नियंत्रित होती है। तो पौधों में जो पुष्प लगने और फल लगने का जो क्रिया होता है वो क्या होता है प्रकाश की अवधि द्वारा निर्भर करता है, नियंत्रण करता है। यानी कौन सा किसी फल में क्या होता है अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, कोई है कम प्रकाश में भी हो जाता है, तो क्या होता है प्रकाश की अवधि द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत से प्राणियों में प्रवेशिता, शीत निष्क्रियता तथा प्रजनन व्यवहार को निर्धारित करने में भी प्रकाश की भूमिका होती है। तो बहुत सारे प्राणियां जो देखेंगे अलग अलग जो पक्षी सब होते हैं कभी कभी दिखाई देते हैं, अभी ठंडा दिन में यहाँ दिखाई देंगे, गर्मी दिन में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो पक्षी सब आते हैं तो वो सब क्या होता है प्रवासी होते हैं। ठीक है, प्रवासिता होते हैं यानी कि माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह, मौसम चेंज होने के कारण वो क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो क्या होते हैं प्रवासित करते हैं, प्रवास करते हैं। तो ये क्या होता है प्रकाश की अवधि द्वारा, यानी कि प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश की भूमिका होता है। क्योंकि प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा गर्मी होगा, तो जो जीव गर्मी नहीं सह सकेंगे वो क्या करेंगे जहाँ थोड़ा सा ठंडा जिस जगह पे होगा उस जगह पे चल जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रवासिता होते हैं वो क्या होता है प्रकाश की भूमिका पर निर्भर करता है। शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, जो ठंड सहने का शक्ति होता है पक्षियों में, ठीक है, वो भी क्या होता है प्रकाश पर भी। फिर प्रजनन, प्रजनन में भी प्रकाश की भूमिका होती है, जैसे हम लोग ऊपर देख चुके, ठीक है, पेड़ पौधों में प्रजनन की भूमिका। आगे बढ़े हम, तो आप लोगों को शायद समझ में आता होगा। अगर यदि नहीं आ रहा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा लाइन बाई लाइन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और ये बता रहा हूँ उसी प्रकार कराऊँ, या तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, वो चीज़ आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। और अगर यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं क्या करूँगा क्लियर करने के, जब नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा अगर यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है तो, ठीक है। और अगर यदि न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय तंत्र पर प्रकाश का प्रभाव। अब देखते हैं जलीय तंत्र, ठीक है, जल तंत्र जैसे समुद्र हो गया, नदी नाला, इस पर प्रकाश का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। जलीय तंत्र में अधिकांश जैविक क्रियाएं प्रकाश की उपलब्धता द्वारा नियंत्रित होते हैं। जलीय तंत्र में जो अधिकांश जैविक क्रिया होता है क्या होता है प्रकाश की उपलब्धता पर नियंत्रित होता है। गहरे पानी जैसे समुद्र और झील तंत्र में पौधे के लिए प्रकाश सदैव एक सीमित कारक है। तो जहाँ पे क्या है अगर यदि बहुत गहरा, ठीक है, जैसे समुद्र और झील के तंत्र में जहाँ पे बहुत गहरा होता है वहाँ पे प्रकाश एक सीमित कारक होता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति के उत्पादक तथा उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति, अगर यदि प्रकाश की उपस्थिति होता है तो उसमें उत्पादक तथा उपभोक्ता यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। और प्रकाश नहीं होगा तो वहाँ पे उसकी उपस्थिति होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। उदाहरण के लिए पादप प्लवक, जैसे पादप प्लवक एक जीव है जो क्या होता है पानी ज़्यादा गहरा पे नहीं और बहुत
कम गहरा में भी नहीं होता है, वो क्या होता है मीडियम जगह में क्या होता है पादप प्लवक, ठीक है। पादप प्लवक जो जीव है वो क्या होते हैं जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं। ये क्या होता है जहाँ पे जल का प्रकाश पहुँचता है, बहुत ज़्यादा गहरा पे जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पे नहीं रहते हैं, जहाँ प्रकाश पहुँचता है वहाँ पे पादप प्लवक जो जीव है ये क्या होता है अपना भोजन प्रकाश की जो किरण पहुँचता है उसके माध्यम से क्या करते हैं शैवाल और बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें उसे क्या करते हैं हरित लवक ग्रहण करते हैं, उसे हरित लवक ग्रहण करते हैं शैवाल और बैक्टीरिया से। उसके बाद ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जबकि नितलस्थ जीव झील के तलछट में पर रहते हैं, तलछट यानी कि पूरा नीचे तल में, ठीक है, नीचे पे क्या रहते हैं जो नितलस्थ, ठीक है, नितलस्थ जीव जिसको क्या होते हैं जो समुद्र के गहराई में रहते हैं और वहाँ पे क्या होता है मिट्टी वगैरह से अपना पोषण करते हैं। जैसे एक प्रकार की घोंघा होता है जो हम लोग आगे देखें। प्रकाश की वेधन क्षमता के आधार पर झील को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या है 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकाश की वेधन क्षमता कितना ऊपर जाता है, कहीं मीडियम पहुँचता है कहीं पे नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है प्रकाश की वेधन क्षमता के आधार पर झील को। फर्स्ट है बिलांचल क्षेत्र, ठीक है, लिटरल जोन। तो झील के किनारे पर छिछला जल होता है जहाँ पर अधिकतर जड़ युक्त वनस्पति उगते हैं। इसमें प्रकाश छिछले पानी को बेधते हुए जाती है। तो क्या है झील के किनारे में जो कम गहराई यानी कि बहुत कम पानी होता है वहाँ पे जो अधिकतर जड़ युक्त वनस्पति निकलते हैं, जो पेड़ पौधे जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं पानी में वो क्या होता है जड़ युक्त, उसमें जड़ होते हैं। तो उसको हम लोग किस में विभाजित किए हैं बिलांचल झील में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा स्रोजाबी, ठीक है, क्या है स्रोजाबी झील जिसमें क्या होगा थोड़ा सा गहराई होगा उसके बाद, ठीक है, बिलांचल क्षेत्र से थोड़ी सी गहराई पे होगा। इसकी डायग्राम हम लोग आगे देखेंगे, पहले देख लीजिए। बिलांचल के आगे का खुला जल क्षेत्र स्रोजाबी क्षेत्र कहलाता है। स्रोजाबी क्षेत्र कहलाता है जहाँ पादप प्लवक प्रचुरता से वृद्धि करते हैं। जल की स्वच्छता के आधार पर इस क्षेत्र में प्रकाश 20 से 40 मीटर की गहराई में पहुंच सकता है। तो स्रोजाबी क्षेत्र में जो प्रकाश है सूर्य के प्रकाश को क्या है 20 से लेके 40 मीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। वो डिपेंड करता है जो वहाँ की जल है वो कितना स्वच्छ है। पूरा स्वच्छ है तो क्या होगा 40 मीटर की गहराई तक जाएगा, और स्वच्छ नहीं है तो क्या होगा उससे कम होगा, 20 मीटर तक की गहराई तक जा सकता है। आगे बढ़े हम गहरा क्षेत्र जिसमें बहुत ज़्यादा गहरा होता है। वह अंधकार क्षेत्र जहाँ प्रकाश की पहुँच नहीं होती, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है उसको हम लोग गहरा क्षेत्र कहते हैं, उसे गहरा क्षेत्र कहते हैं। झीलों व तालाबों की तलीय मिट्टी नितलस्थ क्षेत्र बनाती है। तो देख सकते हैं झीलों या तालाब का जो तलीय मिट्टी जो सबसे नीचे में जो होता है तलीय मिट्टी वो नितलस्थ क्षेत्र बनाते हैं, जो कि नितलस्थ जीवों जैसे घोंघा, एस्लेगो और सूक्ष्म जीवों का आवास स्थल होते हैं। तो ये क्या होता है नितलस्थ जीव किसको कहते हैं जो एकदम तल में रहते हैं। जो झील हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, उसके जो तल नीचे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नितलस्थ जीव, ठीक है। और उसमें जैसे घोंघा हो गया, एस्लेगो और सूक्ष्म जीव का आवास स्थल होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये झील नितलस्थ क्षेत्र। आप देख सकते हैं ये क्या हो गया स्थलीय पौधे यहाँ पे उगे हैं झील में, ये साइड में देख सकते हैं स्थलीय पौधे। उसके बाद देख लीजिए ये किनारे में स्थलीय पौधे, यहाँ पे बिलांचल, ठीक है, बिलांचल क्षेत्र जिसमें क्या होगा थोड़ा सी साइड की पानी में ये डूबे हुए पौधे ये दिखाई दे रहे होंगे, डूबे हुए पौधे साइड में रहते हैं। उसके बाद तैरते हुए पौधे, ठीक है, तैरते हुए पौधे ये सब देख सकते हैं यहाँ पे तैरते हुए पौधे यहाँ पे है बिलांचल में। पहले क्या होगा डूबे हुए फिर तैरते हुए यहाँ पे। उसके बाद जलमग्न पौधे आप देख लिए स्रोजाबी क्षेत्र जिसमें खुला जल, यहाँ पे क्या होते हैं पादप प्लवक जीव होते हैं, पादप प्लवक जीव यहाँ पे वृद्धि करते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्रकाशित क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है प्रकाश पहुँचता है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे ये देख सकते हैं नितलस्थ क्षेत्र यानी कि तल को, ठीक है, झील की परितंत्र ये है। आगे बढ़े हम पर्यावरण में तापमान की क्या भूमिका होती है। अब तापमान देखते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर तापमान का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है पर्यावरण में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तापमान किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने का परिणाम होता है। तो तापमान किसी भी चीज़ का जो गर्म या ठंडा होने की परिणाम होता है। धरातलीय गुण में तापमान की वितरण को प्रभावित करते हैं। धरातलीय
क्या है, धरातलीय गुण में तापमान के वितरण को प्रभावित, धरातल क्या होता है, तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे हिम आच्छादित यानी कि बर्फ वाले क्षेत्र द्वारा सौर विकिरण को अधिक परावर्तित किए जाने के कारण इस क्षेत्र में तापमान कम होता है। तो जहाँ पे हिम आच्छादित क्षेत्र है यानी कि बर्फीले क्षेत्र है, वहाँ पे जो है सूर्य के जो विकिरण होता है उसको परावर्तित कर देते हैं। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा परावर्तित करते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में तापमान बहुत कम होता है और उस जगह पे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ वाला जगह है, वहाँ पे क्या होता है, जो बर्फ़ यानी कि हिम आच्छादित यानी कि बर्फ़ क्या कहता है, सूर्य की जो विकिरण आते हैं उसको परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, जिसका प्रभाव यहाँ की वनस्पति एवं जीव जंतु पर देखने को मिलता है। जबकि रेतीले क्षेत्र द्वारा, रेतीले क्षेत्र जिससे राजस्थान हो गया, ठीक है, जहाँ पे रेतीले होते हैं, ये देख सकते हैं, विकिरण के अधिक अवशोषण के कारण तापमान अधिक होता है। इसी प्रकार विभिन्न ताप कटिबंध में ताप की विषमता जीव तथा वनस्पतियों की प्रकृति को प्रभावित करता है। तो जहाँ पे रेतीले होते हैं, रेत होते हैं, वो क्या करते हैं, विकिरण को अधिक अवशोषित करते हैं। इसलिए जैसे राजस्थान जैसे जगह में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये क्या होता है, वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति रहते हैं, उस पर भी प्रभावित होते हैं। पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता ताप ह्रास दर कहलाती है। प्रवणता मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच, जैसे ये 1 पॉइंट हो गया तो यहाँ 1 पॉइंट हो गया, इसके बीच की जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रवणता, 2 बिंदुओं की लाइन को, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान यानी कि ऊपर से नीचे जो तापमान पड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। और ये तापमान प्रवणता ताप ह्रास दर कहलाती है, जो कि औसतन प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 1000 यानी कि प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात धरातल से ऊंचाई पर जाने से तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगा, कमी आएगा। प्रत्येक 1000 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। जलवायु की स्थिति पौधे की वृद्धि, अनुक्रिया तथा जीवों के क्रियाकल्पों पर तापमान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हैं, जलवायु की स्थिति, पौधों की वृद्धि और अनुक्रिया तथा जीवों के क्रियाकल्पों पर तापमान का महत्वपूर्ण प्रभाव, तापमान का जो प्रभाव पड़ते हैं, जीवों की जो स्थिति होता है, किस जगह पे है, उसकी स्थिति कैसे है, पौधों की वृद्धि और उसके अनुक्रिया पे क्या पड़ते हैं, इसकी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तापमान पौधों के लिए उद्दीपन का कार्य कर उनकी वृद्धि को निर्धारित करते हैं। तापमान क्या होते हैं, पौधों को उद्दीपन का कार्य करते हैं, उनकी वृद्धि में मदद करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापकरण, पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापकरण। अधिकतर जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक तथा समय मापकरण के अनुरूप परस्पर क्रिया करते हैं। स्थानिक मतलब स्थान से रिलेटेड, ठीक है, किस स्थान पे रहते हैं, अनुरूप परस्पर क्रिया करते हैं। तो जो जीव जिस स्थान में रहता है उसी के रूप में वो क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, ठीक है। जो जिस क्षेत्र में रहेगा उसी के रूप में, जैसे ठंडा क्षेत्र में है तो ठंडा से बचाव के लिए किस प्रकार क्रिया करना चाहिए, वैसे उसे क्या क्रिया करेगा। जैसे गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, वहाँ पर रह रहा है तो उसके आधार पर वो क्या करेगा, अपनी क्रिया करेगा, उसके अनुरूप ही क्रिया करेगा। उदाहरण के रूप में मृदा में स्थित एक जीवाणु 1 घन सेंटीमीटर क्षेत्र से भी कम भाग में वायु तथा जल से परस्पर क्रिया करता है। तो जैसे एक जीवाणु को देखें तो क्या होता है, बहुत कम जगह में रहता है, मिट्टी का ना तो ज़्यादा नीचे ना तो ऊपर, बीच में रहता है, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर के क्षेत्र से कम जगह पे, उसी में जो मिश्रित वायु होता है उसका उपयोग करता है, जल का उपयोग करता है, तो उतने में वो क्या करता है, अपनी परस्पर क्रिया करता है सीमित जगह पे। दूसरी तरफ एक वृक्ष एक बड़े स्थानिक स्तर पर वायु, जल तथा मृदा के साथ परस्पर क्रिया करता है। अगर यदि हम दूसरी तरफ पेड़ की बात करें तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो स्थान लेता है वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्थान की वायु हो गया, जिसे उसकी जड़ नीचे तक गया है तो वहाँ तक, ठीक है, वायु, जल और मृदा की परस्परिक क्रिया वो करता है। आगे देखें, जलवायु में परिवर्तन मृदा प्रकार तथा स्थल आकृति में अंतर के कारण विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण भिन्न भिन्न होता है। तो जलवायु में जो परिवर्तन होता है, मृदा के प्रकार, स्थल की आकृति और उसके अंतर के कारण होता है। जलवायु क्या होता है, अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग टाइप की जलवायु होता है। तो किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के किस प्रकार की मिट्टी है, उसकी जो आकृति, स्थल की आकृति किस प्रकार है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अलग अलग जगह पे जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है।
जीवों के क्रियाकल्पों द्वारा पादपों तथा ऊर्जा के आदान प्रदान से जलमंडल, निचला वायुमंडल तथा स्थल मंडल की ऊपरी सतह प्रभावित होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है, जो जीवों के जो क्रियाकलाप, जीव जो अपने क्रियाकलाप करते हैं, दिन प्रतिदिन में जो क्रिया करते हैं, उसके द्वारा जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसी में जलमंडल का निचला वायुमंडल तथा स्थल मंडल की ऊपरी सतह प्रभावित होते हैं।